डियर स्टूडेंट, बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है अब आने वाला है। 2 महीने के अंदर आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। इसके लिए आप लोगों की तैयारी अब चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन एक बात बता दूँ कि अब जो है बिहार पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं जैसे पहले पूछे जा रहा था। अब जो है इनका क्वेश्चन का जो है लेवल कुछ बढ़ा दिया गया है और सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो भी आप लोग पढ़ते हैं उनको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, तभी आप लोगों का यहाँ पे कोई चांस है रिजल्ट होने का बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, और देखिए बार बार जो भी स्टूडेंट अटैम्प्ट देते हैं कुछ से कुछ नंबर ला ला कर किसी तरह से एडमिशन ले लेते हैं। ऐसे में नहीं होने वाला है। जब तक आपको एक बेस्ट ब्रांच नहीं मिलेगा तब तक आपको पॉलिटेक्निक करने का किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का सोल्ड पेपर, और ऐसा सोल्व जो आपको यहाँ पर यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा गारंटी है। जितना भी पढ़ाऊँगा बस आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और देखिए अगर आप पॉलिटेक्निक 10th के बाद करना चाहते हैं या 12th के बाद भी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड A to Z जानकारी मेरे द्वारा दिया जाता है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 का क्वेश्चन पेपर, और इसमें टोटल आपको 90 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मैं आपको यहाँ पर आज 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और ये 30 क्वेश्चन का ऐसे डिस्क्राइब करूँगा जो आपको एक क्वेश्चन पढ़ने से आपको लगभग 4 क्वेश्चन बनाने की कॉन्सेप्ट आप में बिल्डअप कर दूंगा। ठीक है, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ा बोर कर देंगे, क्योंकि रटने वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ नहीं समझा पाऊँगा। तो इसके लिए आप लोग बने रहें इस वीडियो के साथ और लास्ट तक इस वीडियो को देखें। देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण है। तो द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है जल गैस। यानी देखो द्वितीयक ईंधन ये होता है जो ईंधन आपको डायरेक्ट नेचर से यानी प्रकृति से नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब रटने वाली चीज़ें आप लोग देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, आपका अभ्यास ज़्यादा होते जाएगा और आप इस चीज़ ऐसे क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिक में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है। तो आप सभी बच्चे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लकड़ी का जो ऊष्मीय मान होता है काफ़ी कम होता है। और देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है। तो अवरक्त किरण करते हैं। देखिए इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं, इसीलिए मैं आपको जल्दी से बता के निकल रहा हूँ, और जहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बात होगी वहाँ पे ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा टाइम का भी ख्याल रखना होता है। उसके बाद देखो ये है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कोक, लिग्नाइट, चारकोल और अल्कोहल है। ये सारे ईंधन है, लेकिन अल्कोहल जो है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे अलग हो गया। ठीक, उसके बाद ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है। तो ईंधन तो सभी जलते हैं और सभी से कुछ ना कुछ प्रदूषण जल बनता है, लेकिन इनमें न्यूनतम की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस में सबसे कम प्रदूषण होता है, और इसीलिए इसका बढ़ावा आजकल ज़्यादा होने लगा है। और आप लोगों को पता होगा कि गाड़ी भी CNG आने लगी है, ताकि वहाँ पे न्यूट्रल बहुत कम से कम प्रदूषण हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी बंद होकर के ज़्यादातर अब प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस वाली जो गाड़ी है CNG वाली, उसको लाने की बात चल रही है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है। तो ये यूरेनियम 235 को माना गया है। यूरेनियम 235 जो सबसे न्यूनतम नाभिकीय ईंधन होता है। ठीक है, उसके बाद ये है आपका 7वां क्वेश्चन। 7वां में है प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित किया है। ठीक है, तो विखंडन की अपेक्षा संलयन में, यानी जो विखंडन अभिक्रिया होती है और संलयन अभिक्रिया होती है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है ये आपका संलयन में होती है। ठीक है, संलयन का मतलब हुआ दो चीज़ों का प्लस होना। ठीक है, और विखंडन का मतलब हो गया दो चीज़ों का टूटना। ठीक, तो आगे मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। ऐसे जैसे दिन ब दिन मैं वीडियो आता रहेगा तो उसमें कभी ये सब टॉपिक पे जिक्र करूंगा। ये आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का पार्ट है। ठीक है, देखो उसके बाद है निम्नलिखित में से पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान कितना गुना है। तो ये 318 गुना है। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़े जो ग्रह हैं वो ये बृहस्पति है, और इनका जो द्रव्यमान है पृथ्वी के 318 गुना, यानी पृथ्वी जैसे 318 पृथ्वी को अगर एक साथ रखा जाए तब जाके इसके बृहस्पति के द्रव्यमान के बराबर हो पाएगा। उसके बाद है नवमा, निम्नलिखित में से किन ग्रहों की संख्या
न्यूनतम है। तो आप सभी को पता होगा कि मात्र पृथ्वी के पास ओनली वन ग्रह है, उपग्रह है, जो कि आपका चंद्रमा है। और सबसे ज़्यादा ये आप अपने बृहस्पति के पास है। अभी तक 79 उपग्रह का यहाँ पे खोज किया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है। ये सभी आपको पता होगा, ये दूरी के ही मात्रक हैं। खगोलीय इकाई, पारसेक, प्रकाश वर्ष, ये सारे दूरी के ही इकाई है। और इसमें सबसे जो छोटा है, आपको देखने से लग रहा होगा कि किलोमीटर बहुत बड़ा है, लेकिन इन सभी में सबसे छोटा किलोमीटर ही है। आपको बता दूं कि किलोमीटर तो आपको पता होगा कि 100 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, इससे आप लोग पता होगा 1000 मीटर का, तो ये सारे आपको पता होगा। लेकिन देखो प्रकाश वर्ष की बात करूँ तो ये कैसे, देखने से तो नहीं लग रहा है कि ये किसी दूरी को नाप सकता है। लेकिन देखो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसको आप ऐसे लिखोगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है प्रकाश। और ऐसे प्रकाश अगर 1 साल में कितना चलेगा, ठीक है, अगर देखो 1 सेकेंड में ये 3 लाख चल गया तो 1 घंटा में कितना चल जाएगा, समझो 1 दिन में कितना चल जाएगा। और यही जो प्रकाश 1 साल में जितना दूरी तय करता है उसको कहा जाता है प्रकाश वर्ष, यानी बहुत होता है, ये मिलियन से भी, ट्रिलियन से भी ये ऊपर जाता होगा। तो ऐसे दूरी के इकाई को कहा जाता है प्रकाश वर्ष। और ऐसे इकाई का यूज किया जाता है, जैसे 2 बड़े बड़े ग्रह के बीच के दूरी को नापा जाता है प्रकाश वर्ष में। और इससे उससे भी बड़ा होता है पारसेक। ठीक है, पारसेक जो होता है ये इससे भी लगभग 3.25 गुना बड़ा होता है, यानी 3.26 पारसेक का होता है, सॉरी 3.26 लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष का एक होता है 1 पारसेक। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष से भी 3.25 गुना है पारसेक का ये। ठीक है, उसके बाद है 11वां क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश आपतित है तो थीटा का मान क्या होगा। ये देखो इसका डायग्राम भी दिया गया है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पे देखो एक ये दर्पण है जिसमें एक किरण गई है जो यहाँ पे 35 डिग्री का कोण बनाता है। और तो कह रहा है कि जी इधर से कितना कोण बनेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये रट्टा मार के गए रहते हैं कि मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखें, इसके बीच में होगा एक अभिलंब, और अभिलंब से यहाँ पे 65 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो 65 डिग्री का कोण बनेगा, तो आपतन कोण जो होता है ये अभिलंब और इसके बीच का होता है, यानी ये 65 डिग्री, ये हुआ आपका आपतन कोण। ठीक है, तो परावर्तन कोण नियम के अनुसार परावर्तन कोण ये होना चाहिए परावर्तन कोण, तो ये 65 होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि ये, और चूँकि ये एक 90 डिग्री का है तो यहाँ पर ये 35 ही होगा। तो इसीलिए आप लोग इसका तो आंसर बाय चांस 35 ही होगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, उसके देखो 12वां क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण दिए गए बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के प्रयोग में लिया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि अवतल दर्पण, आपका जो अवतल दर्पण होता है ये प्रकाश को एक केंद्र पर लाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ये दर्पण हो गया, तो जैसे ये दर्पण हो गया, तो ये दर्पण हो गया, तो इस पर अगर बहुत सारा प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पे आपका कहीं एक जगह आता होगा। जैसे आप लोग गांव में भी देखते होंगे, घर पे दर्पण लेकर के धूप से, और एक घर मतलब कोना में प्रकाश को ले जाते होंगे और एक दूसरे किसी के आंख पे चकमा देते होंगे, ऐसे करते होंगे बचपन में। तो ये अवतल दर्पण हो, ये तो वैसे तो समतल दर्पण होता है, लेकिन वैसा ही होता है अवतल दर्पण। ठीक है, इसीलिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है किसी भी प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने में। और अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का यूज जो नाई होते हैं वो अपने सैलून में करते हैं। ठीक, उसके बाद है कि एक लड़का समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है। देखो ये कि दर्पण है और यहाँ से, एक मिनट, ये दर्पण है और यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा है। ठीक, 3 मीटर की दूरी पे कह रहा है क्या, जो लड़का जो है 1 मीटर पीछे खिसकता है, 1 मीटर पीछे लड़का यहाँ आके खिसकता है, तो इनका जो प्रतिबिंब ये बनेगा, ये तो आपको पता होगा कि दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण का, ये जस्ट इनके पीछे बनता है और जितने दूरी पे रहता है उतने दूरी पे बनता है। तो अगर पहले लड़का यहाँ था तो ये 3 मीटर पे यहाँ बना था, और एक मीटर पीछे खिसका तो इनका प्रतिबिंब भी 1 मीटर पीछे खिसक जाएगा। तो यहाँ पे अब हो गया 4, तो 4 इधर और 4 इधर। तो अब जो है
प्रतिबिंब और बच्चे का जो दूरी हो गया ये 8 मीटर का हो जाता है, समझे। ये समतल दर्पण के लिए है, ध्यान रखिएगा, ऐसे गलती मत कीजिएगा कि छवि दर्पण के लिए ही कर दो। इसके बाद देखो, रेटिना पर निम्नलिखित में से ये रटने वाली चीज़ है, 1/10 सेकेंड रहता है रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है। जैसे आपको पता होगा कि आप जो कोई चीज़ देखते हैं तो आप जब वो चीज़ देखते हैं तो आपका उसका प्रतिबिंब, चूँकि दर्पण होता है तो रेटिना में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है, ठीक है। और उस पर मात्र 1/10 सेकेंड तक रहता है उसका प्रतिबिंब, उसके बाद वो वहाँ से हट जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है अपवर्तनांक की इकाई क्या है। अपवर्तनांक की परिभाषा से ही आपको पता होगा कि अपवर्तनांक की जो परिभाषा होती है कि निर्वात में प्रकाश की वेग, निर्वात में प्रकाश की वेग और किसी माध्यम में प्रकाश की वेग, इसको ही कहा जाता है अपवर्तनांक। तो वेग का और इसका दोनों वेग ही है, तो इन दोनों का मात्रक सेम है, तो इसीलिए कट गया, यानी इसका किसी भी तरह का मात्रक नहीं होता है। तो अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की वेग या निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, ठीक है, और किसी माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। तो ये अपवर्तनांक जो होता है किसी मीडियम का यानी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो निर्वात का अपवर्तनांक आप लोग याद रखेंगे, निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 नहीं होकर के 0 होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हवा का अपवर्तनांक होता है 1.008, उसके बाद होता है जल का 1.33, उसके बाद कांच का होता है 1.5 ऐसे, उसके बाद हीरा का सबसे ज़्यादा हीरा का होता है 2.48, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, अपवर्तनांक जो होता है हीरा का होता है 2.48, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, हमारा नेत्र किसके गुण का काम करता है। देखो ये जो होता है इसमें उत्तल लेंस, यानी हमारा जो नेत्र है ये उत्तल लेंस के अकॉर्डिंग काम करता है, समझिए ये उत्तल लेंस ही हुआ, ठीक है। तो अब आप लोग अब उसके बाद देखते हैं 17 नंबर। आपको एक क्वेश्चन तो आप लोगों को भली भांति पता होगा कि मानव नेत्र का जो होता है दृष्टि रेंज कितना होता है। ये 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक देख सकता है, यानी नज़दीक से कम 25 सेंटीमीटर तक देखेगा और आगे जितने जिसकी क्षमता है अनंत तक देख सकता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, एक ध्यान दीजिएगा। जब एक वर्णीय प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा सही है। ये प्रिज्म होता है, आप सभी को पता होगा। प्रिज्म आप लोग देखे होंगे मोती में फिक्स किया रहता है और बहुत जगह देखे होंगे, इसमें ऐसे उभरा हुआ रहता है बहुत सारा, और अगर आप इस पर लाइट देते हैं तो ये चमकता है, लगभग 7 रंगों में चमक जाता है, ठीक है। तो और ये 7 रंग जो होता है ये होता है रेड से लेकर के वायलेट तक, यानी बैजानी आह पिनाला, आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे। 7 रंगों का होता है जो इंद्रधनुष में भी दिखता है बरसात के मौसम में। लेकिन यहाँ पर जो दिखा गया है ये एक वर्णीय प्रकाश है, ठीक है, और ये होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट में किसी भी तरह का यहाँ पे कलर में डिवाइड नहीं होता है। और ये जो होता है अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट दीजिएगा तो आपको ऐसे ही जैसे आप दीजिएगा और ऐसे ये डेविएट होकर के आगे निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद करके रख लीजिए कि श्वेत प्रकाश में जो श्वेत प्रकाश होता है हमारा, वो श्वेत प्रकाश में बहुत सारे 7 कलर का ये मेल होता है, ठीक है। लेकिन जो ये एक वर्णीय होता है, एक वर्णीय में मात्र एक वर्ण होता है, इसमें किसी तरह का कलर नहीं होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो एक वर्णीय जहाँ भी लिखा रहेगा तो वो 7 रंगों में विभक्त नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो कार की हेडलाइट में हमेशा इस चीज़ का आप लोग गांठ बांध लीजिए कि अवतल दर्पण का यूज किया जाता है इसमें कार के दर्पण यानी हेडलाइट में जो होता है आगे का हेडलाइट में। और वही देखिए कार में आपको पता होगा 2 तरह का होता है, यानी जो आपके हेडलाइट जो होते हैं हेडलाइट में दर्पण इसीलिए यूज किया जाता है कि पीछे में बल्ब रहता है, तो एक ऐसा यहाँ पे दर्पण सेट कर दिया जाता है जो प्रकाश को चारों तरफ यहाँ के फैला दें, तो इसीलिए यहाँ पे इस पर अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और वहीं जो कार होती हैं, कार के जो पीछे साइड से जो होता है ये दर्पण, इसमें दिया जाता है उत्तल दर्पण। और ये उत्तल दर्पण इसीलिए दिया जाता है कि बहुत दूर से बहुत सारे चीज़ों को एक साथ कैप्चर करके इतने छोटे से एरिया में यहाँ पे दिखा देता है। तो इसका ये मतलब हो गया कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। यानी 20 नंबर क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं। देखिए ये देखने में तो लगता है बहुत ही सिंपल, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं होकर के ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है।
देखो, जिसको ये नहीं पता होगा कि माइक्रो एम्पियर में, एक माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज होता है, तो उस सब से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 सेकंड में 1 माइक्रो एम्पियर धारा बनाएंगे। देखिए, एक तो सबसे पहले माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर, इसको कहा जाता है माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और 1 सेकंड में कह रहा है, तो 1 सेकंड में तो ये हो गया क्या, चार्ज हो गया। क्योंकि आपको पता होगा कि Q इक्वल टू क्या होता है, IT, ठीक है। तो I को मैं तो गुना कर दिया और T है 1 सेकंड, तो ये हो गया Q निकल गया, ठीक है। और एक Q का फार्मूला ये भी होता है, Q इक्वल टू NE। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर चार्ज बनाते हैं, तो हम इसको NE भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, NE के लिए हम क्या लिखें यहाँ पे, N तो N लिख सकते हैं और E लिख सकते हैं, ठीक है, N इंटू E। तो ये हो गया। चलो, इसको मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा होगा उससे समझाता हूँ, यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। कोशिश करूँगा जल्द से ही आप लोगों के लिए बोर्ड पे बताऊँ, जिससे देखो ये है, आपको पता होगा कि Q इक्वल टू IT होता है, आपने पढ़ा होगा विद्युत वाले चैप्टर में। और Q इक्वल टू NE होता है, क्योंकि देखो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मिलकर एक चार्ज का निर्माण करता है, तो यही हुआ। अगर हम देखो इस साइड दोनों साइड बराबर हुआ, तो हम इस साइड भी बराबर कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो N निकालना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम IT/E कर सकते हैं। और देखिए, I कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। और T कितना दिया गया है, 1 सेकंड, तो उसमें हम भाग देंगे कितना से, E से। E में एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो ऐसे लिखा गया है यहाँ पर, देखिए। तो अब इसमें भाग दे देंगे, यानी यहाँ पे 10⁻19 जो है ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10⁻+19 हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻+19 हो जाएगा, तो अगर इसको दोनों को गुना करेंगे, तो ये 19 में से 6 गया, 10⁻13, तो ये हो जाएगा 1। देखो इसके पीछे तो 1 है ही गुना में, तो 1/1/6 और इंटू 10⁻13 हो जाएगा आंसर। लेकिन इसको और सिंपल में तोड़ने के लिए क्या किया है, इस 13 में से एक 10 को इधर ला लिया है, तो 10 हो जाएगा, और 10⁻12 हो गया। अब इसमें अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 6.25, और इधर 10⁻12 है ही, तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है, तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 4 1/4 ओम वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता है, परंतु एक सेल का टर्मिनल उल्टा जुड़ जाता है, वह प्रतिरोध 1 ओम है। देखिए, जब भी यहाँ पे बोला गया है कि सेल होता है, जो आपकी बैटरी होती है, तो उसमें बैटरी में सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि एक को उल्टा जोड़ दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, और ऐसे ही प्लस और माइनस है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या किया, प्लस और माइनस कर दिया। तो जैसे ही श्रेणी ये आपका उल्टा हो गया, तो इसमें कोई किसी भी तरह का विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। यानी इसमें परिपथ पूरा ही नहीं हुआ, तो फिर विद्युत धारा प्रवाहित होने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर उनकी लंबाई को दोगुना कर देते तो उनका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, एक तार है जिनका जो प्रतिरोध है वो है 1 ओम। प्रतिरोध कितना है, 1 ओम, मानी रेसिस्टेंस इक्वल टू 1 ओम है, ठीक है। और इसके तार की जो लंबाई है ना, इसके 2 गुना कर दिया जाता है, इसके तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। तो अब इसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, फार्मूला होता है एक R इक्वल टू रो इंटू L/A, ठीक है। ये सब फार्मूला आपको रटा होना चाहिए। इसमें रो क्या है, रो एक कांस्टेंट है, जो कि होता है आपका प्रतिरोधकता होता है, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं, बदल सकता है इसकी लंबाई तार की, और ये तार की मोटाई, ये जो होता है इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये बदल सकता है। तो इसमें तो ये बदला गया है। देखो होता क्या है, अगर आप इसको बदलते हैं 1 गुना, अगर आप इसको 2 गुना करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये आधा हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, R इक्वल टू रो इंटू L/A है ही। उसके बाद देखिए, तो अब इसको क्या किया है, तार को 2 गुना कर दिया। तो तार को देखिए 2 गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, रो, तो रो का वैसे को वैसे रह जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना, तो ये हो गया कितना, 2L हो गया, ठीक है। और बट्टा, देखिए ये जो है, जैसे ही इसको लंबा कीजिएगा 2 गुना, तो ये इसका
तुरंत आधा हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ को जो आप खींचिएगा तो ये लंबा होगा लेकिन ये पतला हो रहा है, तो इसीलिए इसका ए जो है आधा हो जाएगा। तो देखिए ए को हम आधा लिखेंगे तो a/2 लिखेंगे, और देखिए ये 2 क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो चलिए यही गुना हो गया, तो ये हो गया रो इंटू 4l/a हो गया। ठीक है, 4l/a, तो ये कितना गुना हो गया, 4 गुना। ये पहले l/a था, इसको अब गुना करेंगे 4 से गुना हो गया। ठीक है, यानी 4 गुना हो गया। तो ऐसे इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए विद्युत विभव क्या है, तो विद्युत विभव एक आपको पता होगा कि विद्युत विभव अनंत से लाए गए एक यूनिट चार्ज को अनंत से लाए गए, यानी कार्य होता है। विद्युत विभव क्या होता है, कार्य होता है। तो विद्युत विभव का मतलब होता है ना, ये क्या है, कह रहा है ये अदिश है या सदिश है। सिंपल समझिए, ये एक कार्य है। विद्युत विभव क्या है, एक कार्य है। तो कार्य को यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। कई सारे स्टूडेंट को ये परेशानी रहता है कि कार्य सदिश है या अदिश है। देखिए वो पता होगा कि कार्य क्या होता है, कार्य एक ऊर्जा का संचार है। ठीक है, ऊर्जा का संचार एक जगह से दूसरी जगह होता है, तो उसी से मतलब कार्य उत्पन्न होता है, कार्य होता है। ठीक है, निर्माण होता है। तो इसीलिए ऊर्जा एक अदिश है, तो इसीलिए कार्य भी अदिश है, और कार्य अदिश है तो यहाँ तक विद्युत विभव भी अदिश राशि है। ठीक है, जैसे जैसे और लेक्चर बढ़ेंगे मैं आपको डिटेलिंग करूँगा, बस यहाँ पे बताने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको सारे के सारे फार्मूला के हिसाब से भी बताऊँगा कि क्या होता है अगले लेक्चर में। जैसे जैसे लेक्चर और आगे बढ़ेगी मैं आपको और क्लियर वे में बताने की कोशिश करूँगा। देखिए अब क्या है कि एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली किस प्रकार पदार्थ की बनी होती है, इसकी विशेषता क्या है। एक जो बिजली की जो आप लोग हीटर देखे होंगे, जो ऐसे गोल होता है हीटर, तो इसमें स्प्रिंग की बहुत सारे यहाँ पे घुमा घुमा के ऐसे ऐसे सेट किया हुआ रहता है, और जब आप हीटर चालू करते हैं तो ये एकदम लाल होता है, लाल हो जाता है और काफ़ी गर्म होता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये जो तार होता है नाइक्रोम का, ये इसमें इसकी क्या विशेषता होती है। विशेषता में दिया गया है कि निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक, तो ऐसा नहीं होगा, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। देखिए उसके बाद आगे दिया गया है कि उसका कि उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक। ठीक है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता, तो आंसर इसका यही होगा। देखिए इसका कारण क्या है, जो ये जो तार होते हैं, ये इनकी जो गलनांक पावर होती है, जो गलने की क्षमता होती है, ये बहुत हाई होती है। यानी बहुत हाई अगर इस पर तापमान दिया जाए तब जाके ये गलेंगे। ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोधकता भी उच्च होती है। प्रतिरोध देखिए, जिस चीज़ में प्रतिरोध ज़्यादा होगा वही ज़्यादा हीट होगा इलेक्ट्रिक देने के बाद। और ठीक है, और जिस चीज़ में का ज़्यादा प्रतिरोध होगा, ठीक है, प्रतिरोध जिस चीज़ का ज़्यादा होगा उसका उसमें जो है मतलब करंट जो है बहुत ही कम होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा इसका आप ये प्रतिरोध दीजिएगा उतना कम हो उस वहाँ पे करंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि क्योंकि उस वैसे तार का तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये तो गर्म हो जाता है, लेकिन इसमें विद्युत बहुत कम रहता है। ठीक है, करंट बहुत कम रहता है। ठीक, लेकिन जिस चीज़ से मतलब है गर्म से, तो ये गर्म होता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वो तार का क्या होता है, उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता भी उच्च होती है और उच्च गलनांक भी होता है। समझ गए। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़रूर पूछा जाता है हर एक बार कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मापी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर इसका यूज किया जाता है दोनों चीज़ में। यानी आप इससे वोल्ट भी माप सकते हैं, वोल्ट भी माप सकते हैं, और करंट भी माप सकते हैं, यानी धारा भी माप सकते हैं और विभवांतर भी माप सकते हैं। लेकिन एक निश्चित मात्रा में, यानी अगर छोटी सी वोल्ट हो उसको मापना है तो गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत कम एम्पियर हो तब जाके हम धारा हो तब जाके हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बड़े स्केल पे किसी विभवांतर को मापने के लिए मुझे इस गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को कैसे बनाएंगे,
देखिए इस चीज़ के लिए आपको बता देता हूँ कि एक गैल्वेनोमीटर लेंगे, ठीक है, और एक हाई पावर का रेसिस्टेंस को हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये हो गया श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम क्या होता है, जैसे गैल्वेनोमीटर हुआ और और उसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो ये हो गया समांतर क्रम। लेकिन हम वोल्ट मीटर बनाने के लिए मुझे इसे श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। पढ़ा है कि समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध तो होगा ही नहीं। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, ठीक है, क्या लिखा गया है, श्रेणी क्रम में उच्च, तो यही ज़रूरी है, ऐसा ही जो बनाया जाता है। एक श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है, एक उच्च प्रतिरोध के साथ, हाई रेसिस्टेंस के साथ जोड़ा जाता है, तब जाके एक वोल्ट मीटर बनता है, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ये है 26 नंबर क्वेश्चन कि एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 110 के बीच से 110 वोल्ट के बीच से जोड़ा जाता है, तो बल्ब द्वारा विद्युत खपत शक्ति क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को है बहुत आसान, लेकिन जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। देखिए इसमें क्या गया है, एक बल्ब है जिसकी ये सब दिखा गया है, ठीक है, और ये जो 110 वोल्ट है ये क्या है, ये है विद्युत की जो आपकी जिस पे जोड़ा जाना है इस बल्ब की, वो इसकी पावर है, इसकी वोल्टेज है, ठीक है। यानी ये आपके घर की वोल्टेज है, इतना आ रही है घर में, और ये दोनों जो चीज़ है ये बल्ब के कंपनी के लिए है, बल्ब की कंपनी लिखा गया है उस पर कि भाई इतना इतना पे ये ऐसे होता है, ठीक है। 220 वोल्ट पे 100 वाट के बल्ब जोड़ सकते हैं। देखिए तो इसके लिए आपको सबसे पहले दो क्वेश्चन फार्मूला का यूज होगा। देखिए सबसे पहले इस बल्ब की जो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करा है निकालने के लिए, शक्ति निकालने के लिए करा है। तो शक्ति निकालने के लिए देखिए P= फार्मूला होता है V² R, ठीक है। तो इस बल्ब की हमको क्या निकालना है, P निकालना है। तो P= V तो दिया क्या है 120, लेकिन R कहीं दिख रहा है, R का होता है ओम, तो यहाँ पे ओम वाली कोई चीज़ दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो इसीलिए इस बल्ब का पहले हम लोग को R निकालना होगा। क्या निकालना होगा, R निकालना होगा। तो देखिए R निकालने के लिए हम सेम इसी फार्मूला का यूज कर सकते हैं इस बल्ब के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, P तो दिया गया है, P क्या है, वाट है, तो वाट वहाँ पे बल्ब के लिए दिया गया है 100 वाट, ठीक है। और देखिए V की ज़रूरत है, तो V के बल्ब के लिए V भी दिया गया है, लेकिन R नहीं दिया गया है, तो बस इसी का हम यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए इस बल्ब के हम पहले R निकालते हैं, पहले प्रतिरोध निकालते हैं। देखिए पहले लिखे हम P= V²/R, V²/R लिख सकते हैं। और मुझे यहाँ पे इसका R निकालना है, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, R= V²/P, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम निकाल लें, R=V²/P लिखेंगे, तो V हो जाएगा 220 इंटू 220 बट्टा, और P कितना है, 100 वाट का बल्ब है, तो 100 P लिखेंगे। देखिए ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से 0, ये 0 से ये 0 कटा, और अब कितना बच गया, 22 इंटू 22 यानी 484 बच गया ओम। 484 ओम यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस निकल गया, यानी प्रतिरोध निकल गया। तो अब देखिए प्रतिरोध कितना निकल गया, 22 इंटू 22, ठीक है, ओम। तो अब निकालना है इसके लिए क्या निकालना है, शक्ति निकालना है। तो शक्ति क्या होता है, P= V²/R। तो V² कितना है, 110 इंटू 110 बट्टा R कितना निकल गया, 22 इंटू 22, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 दूना 4, और ये 100 हो गया। तो 100 में भाग देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, 25 हो गया। तो आपका P के कितना निकल गया, 25। और P चूँकि शक्ति है, तो शक्ति का क्या होता है, मात्रक वाट होता है, तो 25 वाट इसका आंसर हो गया। ये नंबर है, ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जाता है। अब आशा करता हूँ अब जो आगे वीडियो आएगी ना, थोड़ा क्वालिटी में है, इसमें लिखने में, बनाने में, समझाने में प्रॉब्लम होता है। देखिए अब है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 12 ओम के 3 प्रतिरोध को एक समत्रिबाहु त्रिभुज बनाते हैं, यदि किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रतिरोध होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समत्रिबाहु त्रिभुज बनाता है 12 ओम के 3 प्रतिरोध से, यानी ये 12 ओम के 3 प्रतिरोध हैं जैसे, तो इसको ऐसे जोड़ दिया गया, ठीक है, ऐसे करके बनाया गया है, 3 त्रिभुज बनाया गया, ठीक है।
कह रहा है किन्हीं दो बिंदु के बीच, मान लीजिए इसका हम नाम ए रख देते हैं, ठीक है, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं। तो कह रहा है किन्हीं दो शीर्ष के बीच, तो हम बी और सी के बीच लेते हैं। तो बी और सी के बीच कितना यहाँ पे प्रतिरोध बन के आएगा, यानी जो समतुल्य प्रतिरोध होता है। समतुल्य का क्या मतलब हुआ, जो तीन चार जो ऐसे मिल के तीन चार को कोई चीज़ मिल के का वैल्यू जब एक होगा, ठीक है, ऐसे होता है। देखिए ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, इस दोनों को एक साथ करना होगा। तो देखिए ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है, यहाँ से है यहाँ है, तो ये श्रेणी क्रम में है। प्रतिरोध जब से सीरीज में जोड़ा जाता है, देखिए ऐसे सीरीज में रहेगा, तो इसको हम जोड़ देंगे। कितना कितना ओम का है, एक 12 ओम का है। तो देखिए ये दो जब श्रेणी क्रम में है तो 12 कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये हो गया आपका 24 ओम, ठीक है, 24 ओम हो गया। और ये जो नीचे में था ये 12 था, तो ये 12 हो गया। देखिए इसमें सिंपल था, कुछ भी नहीं, ये दोनों को श्रेणी क्रम में और फिर ये दोनों से जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ से समांतर क्रम में निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया और ये हो गया, तो ये दोनों अब हो गया समांतर क्रम में। देखिए तो समांतर क्रम में जो रहता है तो उसको निकालने का क्या फार्मूला है, समांतर क्रम में निकालने का फार्मूला है क्या, 1/24, ठीक है, जोड़ 1/12। देखिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, LHS 24 हो जाएगा। और देखिए 24 का 24 हो गया, उसके बाद 12 दूना 24 हो गया, क्या हो जाएगा 2 1 3, तो 3 बट्टा कितना 24, यानी 1/8। तो इसका प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए इसका 8 आंसर ये हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या है। तो देखिए एक आदर्श सेल का मतलब क्या कर रहा है, आंतरिक प्रतिरोध, सेल जो होती है बैटरी, इससे क्या होता है, करंट निकलता है, ठीक है, धारा निकलता है। तो किसी भी चीज़ का जब आइडियल की बात करें और प्रतिरोध का बात करें, देखिए प्रतिरोध और धारा में क्या है, प्रतिरोध में और धारा में क्या है, उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम हो जाएगा। और मुझे बैटरी से क्या चाहिए, धारा ज़्यादा चाहिए, तो धारा ज़्यादा चाहिए तो इसको कम होना चाहिए ना। अगर धारा मुझे ही धारे ही चाहिए सिर्फ, तो ये क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, अगर देखो रुकावट नहीं होगा कोई भी चीज़ में तो फ्लो अच्छे से होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। तो इसीलिए रुकावट कहेगा, जो मान लीजिए कोई नदी है और कहेगा क्या, जो उसमें जो है पूरे स्मूथली पानी बहने के लिए, पानी बढ़िया से बहने के लिए जो रुकावट होता है वो कितना होना चाहिए, कहिएगा भाई नहीं होगा तो और बढ़िया है, यानी रुकावट होना ही नहीं चाहिए। तो यही बात है। तो आपके लिए यहाँ पे प्रतिरोध जो होता है रुकावट ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए रुकावट यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल शून्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, ठीक है। तो देखिए 29 क्या है कि विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था। तो ये रटने वाली चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए कि माइकल फैराडे ने दिया था विद्युत संश्लेषण का नियम, ठीक है। अगला है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ये बाएं हाथ के नियम या अंगुली किस ओर इंगित करती है। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली और किसकी ओर इंगित करता है। देखिए बाएं हाथ की उंगली होगा तो ऐसे होगा, बाएं हाथ की उंगली अगर आप लोग रखें इस पर तो कैसे होगा, ऐसे होगा अंगूठा, उसके बाद ऐसे होगा ये बीच, मतलब अंगूठा के जस्ट साइड वाला, और फिर ऐसे होगा ये बीच वाला उंगली, ठीक है। और ऐसे सभी उंगली को मोड़ दूँ, ऐसे होगा ना अगर आप रखते हैं तो इसमें ये क्या हो गया, बीच वाली जो उंगली हो, क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, मध्य उंगली किसकी ओर इंगित करती है। तो मध्य उंगली किसकी ओर इंगित करेंगी, देखिए सिंपल बता देता हूँ मैं क्या क्या होता है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम में ये अंगूठा जो करता है ये फोर्स के तरफ इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। और ये जो उंगली होती है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी विद्युतीय क्षेत्र की तरफ, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, और ये उंगली जो होती है ये करंट की तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो
यहाँ पे पूछा गया है कि बाएं हाथ की मध्य उंगली, तो मध्य उंगली इसके हिसाब से क्या होना चाहिए। यहाँ पर धारा को, यानी मध्य उंगली का मतलब इसको कहा गया है मध्य उंगली, ठीक है, ना कि इन तीनों में मध्य। मध्य का मतलब हो गया आपके जो मध्य उंगली होती है, पांचों उंगली में से जो पिछला उंगली होता है ये बड़ी वाली होती है, तो इसको तो आपको बता ही दिया, ये धारा को इंगित करता है, तो इसीलिए ये बी आंसर हो गया। इसमें थोड़ा मैं कन्फ्यूजन था कि मध्य का मतलब ये नहीं ना होता है कि ये तीनों में से मध्य, नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपके जो हाथ का जो मध्य उंगली होता है इसको कहा जाता है, सबसे बड़ी वाली को, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट यानी धारा की दिशा को बताता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके ये 30 क्वेश्चन बेहतर ढंग से पता चल गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग बोलें, और इस मेरे वीडियो में समझने में कहाँ पे प्रॉब्लम होता है आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, लेकिन अगर आपको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिले तो फिर ये वीडियो का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ को ज़रूर कमेंट करके बोलेंगे कहाँ आपको प्रॉब्लम आया, किस तरह से मैं सुधार सकता हूँ, कमेंट कीजिए बिल्कुल, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।